ए गुड पेरेंट, व्हाट डज इट मीन टू बी ए गुड पेरेंट? आप कैसे डिफाइन करते हो कि वो पेरेंटिंग अच्छी है और वो पेरेंटिंग खराब है? कैसे कहोगे कौन सी पेरेंटिंग को आप अच्छा कहोगे? महात्मा गांधी इस देश के फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं और उन्होंने इस देश को जागृत करने में, इस देश की जनता की आवाज बनने में, इस देश के मतलब लाखों करोड़ों देशवासियों के हित में उनको जागरूक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उनका मतलब उनके जैसा व्यक्तित्व जो है इस दुनिया धरती पे, दुनिया पर बहुत कम देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे पेरेंट को कहीं ना कहीं अपने बच्चे की ज़रूरतों को समझना होगा। बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स बहुत होती हैं, बच्चों की समय की डिमांड होती है। अगर कोई अच्छा अभिभावक है, वो बच्चों की ज़रूरतों को समझ पा रहा है और साइकोलॉजिकली बच्चों के साथ है, वो बच्चे की मेंटल नीड और उसकी साइकोलॉजिकल नीड को वो पूरा अगर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा कर रहा है। एक पेरेंट के लिए उनका बच्चा जो है उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी ने सही कहा है कि इस दुनिया में, इस जिंदगी में हमें सब कुछ जिंदगी में प्राप्त हो सकता है, लेकिन माता और पिता अगर इस दुनिया से चले जाएं तो वो कभी नहीं मिलते। कहते हैं कि हर दिल में अरमां जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है। मेरी नजर में दौलतमंद वह है जिसके माता पिता सब तक जिंदा है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक सक्सेस विद अभिषेक में जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग आज के टाइम में, बदलते हुए दौर में, यह एक स्किल हो गया है जिसे लोगों को सीखने की जरूरत है। और आज के शो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर नीरज अग्रवाल सर, जो कि हमें बताएंगे पेरेंटिंग के कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स और कुछ प्रिंसिपल्स। तो दोस्तों, आइए सीधी बात करते हैं नीरज अग्रवाल सर से ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हाउ टू हैंडल आवर किड्स। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल, बहुत अच्छे दिख भी रहे हैं सर, काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। थैंक यू सर, आज काफी सेंसिटिव टॉपिक पर मैं चाहता हूं कि आपसे डिस्कशन हो। और सर, क्योंकि आप खुद भी एक पेरेंट हैं, एक सफल सोशल एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ, एक शिक्षाविद होने के साथ साथ, एक टीचर, ट्रेनर, इंस्पिरेशनल स्पीकर होने के साथ साथ आप एक पेरेंट भी हैं सर। तो कुछ आज मैं चाहूंगा कि जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ गाइडलाइंस मिले और उनका जो पेन पॉइंट है वो सॉल्व हो सके। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। बीइंग ए गुड पेरेंट, व्हाट डज इट मीन टू बी ए गुड पेरेंट? आप कैसे डिफाइन करते हो कि वो पेरेंटिंग अच्छी है और वो पेरेंटिंग खराब है? कैसे कहोगे कौन सी पेरेंटिंग को आप अच्छा कहोगे? मैं पेरेंट यानी कि पिता बाद में बना, पहले मैं एक शिक्षक बना। और आपने कहा कि मैं खुद अब चूंकि पेरेंट हूँ, मैं एक पिता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि किस तरह से पेरेंटिंग करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस विषय का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। और महात्मा गांधी इस देश के फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं और उन्होंने इस देश को जागृत करने में, इस देश की जनता की आवाज बनने में, इस देश के मतलब लाखों करोड़ों देशवासियों के हित में उनको जागरूक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उनका मतलब उनके जैसा व्यक्तित्व जो है इस दुनिया धरती पे, दुनिया पर बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन गांधी जी के लिए भी ये कहा गया कि शायद वो एक अच्छे पिता साबित नहीं हो पाए। और ऐसा उनके खुद के जो बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों पे बहुत अधिक समय नहीं दे पाते थे और उनकी ज़रूरतों को, उनकी परेशानियों को वो समय दे करके सुन समझ नहीं पाते थे। और वो लगता था कि वो बेहतर समाज को अपना परिवार मानते हैं और उसके प्रति वो लगे रहते थे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे पेरेंट को कहीं ना कहीं अपने बच्चे की ज़रूरतों को समझना होगा। बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स बहुत होती हैं, बच्चों की समय की डिमांड होती है। अगर कोई अच्छा अभिभावक है, वो बच्चों की इन ज़रूरतों को समझ पा रहा है और साइकोलॉजिकली बच्चों के साथ है, वो बच्चे की मेंटल नीड और उसकी साइकोलॉजिकल नीड को वो पूरा अगर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा कर रहा है। और बाकी आज के समय में जो भी बच्चों की फिजिकल, जो बच्चों की जो मटेरियलिस्टिक नीड्स होती हैं जी, उनको लोग पूरा कर रहे हैं। जो भी एक मध्यम वर्ग परिवार के जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, वो अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो होता है वो बच्चों की खुशी होता है। तो सभी अभिभावक जो हैं वो बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आप साइकोलॉजिकली और इमोशनली अपने बच्चों के साथ अगर खड़े हैं और बच्चों को आप मेंटली और साइकोलॉजिकली और इमोशनली अगर मजबूत बना रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत जवाब दिया सर। महात्मा गांधी जी का आपने नाम कहा और महात्मा गांधी जी की बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने पढ़ा है ये बात कि अपने बच्चों के साथ उनका संवाद बहुत कम था। बहुत सुंदर जवाब सर। सवालों के सिलसिले को और आगे बढ़ाएं और एक बड़ा ही मुझे बहुत परेशान करता है सर ये सवाल कि बच्चों की अर्ली लाइफ में, बच्चों के अर्ली स्टेज में बच्चों की लेबलिंग कर देना। मिसाल के तौर पे अगर कोई 4 साल 5 साल 7 साल का बच्चा है, उसकी हमने पहली लेबलिंग कर दी 5 साल 7 साल के बच्चे की, यू आर बैड, यू आर पुअर, यू आर नॉट ए गुड बॉय, यू आर डर्टी। तो सर आपने दीवार फिल्म देखी होगी श्री अमिताभ बच्चन जी की। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब जब बहुत छोटे होते हैं तो उनके हाथ पर कुछ लोग लिख देते हैं मेरा बाप चोर है और उसकी लेबलिंग हो जाती है और वही होता है रिजल्ट कि वो बच्चा बड़ा होके, क्योंकि उसकी लेबलिंग पहली हो गई थी, निगेटिव लेबलिंग हो गई और वो बच्चा बड़ा होके एक स्मगलर बन गया सर। और दर्शकों में आपको एक बात बता दूं कि टॉप 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई की लिस्ट में दीवार सिनेमा को रखा गया है। तो सर चाइल्ड की लेबलिंग जो पहले कर दी जाती है उससे हमारे सोसाइटी को कहां तक नुकसान है और ये कहां तक सही है? नहीं, लेबलिंग का जो प्रश्न है ना सिर्फ बच्चे को लेकर के बल्कि किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को जब आप लेबल कर रहे हो तो आप एक तरीके से उसे ये बता रहे हो कि तुम्हारे से मेरी यही अपेक्षा है, यही एक्सपेक्टेशन है और मैं तुमको ऐसा मानता हूं। और उसके बाद हो सकता है कि धीरे धीरे वो उसी तरीके का बन भी जाए, जैसा देखने को मिला है। इसको मैं आपको अगर एक मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेट करूं तो पिग्मेलियन इफेक्ट कहा जाता है। एक सेकंड, पिग्मेलियन इफेक्ट। हाँ, ये एक छोटी सी कहानी है कि एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई और उसे अपनी मूर्ति से बहुत प्रेम हो गया और उसको लगा कि ये मूर्ति इतनी सजीव मैं बना रहा हूं, इतनी मतलब इतनी मैं इसको ये बिल्कुल इसका स्वरूप मैंने ऐसा बनाया है कि जैसे कोई जीती जागती महिला हो। और वो उसको जब इतना उस मूर्ति से प्रेम करने लगता है और उसका पिग्मेलियन इफेक्ट ये होता है कि वो मूर्ति बिल्कुल सजीव महिला बन जाती है। तो चूंकि उसको कहा जाए कि पिग्मेलियन इफेक्ट है कि आप जिसको जिस रूप में देखते हैं वो वैसा ही बन जाता है। तो इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ स्कूल्स में, क्लासरूम्स में क्लास को बांटा गया और उस क्लास में कुछ बच्चों को कहा गया कि भाई तुम बहुत जबरदस्त हो और तुम बहुत कमाल का मैथमेटिक्स जानते हो, या तुम्हारा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारा इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत मजबूत है, तुम्हारा लॉजिकल सेंस बहुत अच्छा है, तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते हो। उन बच्चों को प्रेरित किया गया, उन बच्चों को लेबल किया गया कि तुम बहुत अच्छा करोगे और तुमसे मेरी उम्मीद है कि तुम इस एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हो। और वहीं जब किसी बच्चे को यह कहा गया कि तुमसे क्या होगा, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाता है, और जब दूसरे बच्चों को कहा गया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह की जब लेबलिंग की गई वहां पर, तो वो बच्चे जिनको कहा गया था कि तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, तुमसे बहुत उम्मीद है, उन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनको लगा कि उनके माता पिता, उनके शिक्षक उससे उम्मीद कर रहे हैं और मेरे अंदर कुछ है कि मैं कर सकता हूं। और वहीं जो दूसरे बच्चे जो कि बिल्कुल उतनी ही प्रतिभा रखते थे, उतनी ही क्षमता रखते थे, लेकिन जब उनको कह दिया गया कि भाई तुम नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो, तुम्हारा तो हमेशा का ये गड़बड़ है, तुम्हारा ये दिक्कत है, तुम्हारा वो दिक्कत है, तो वो बच्चा बोला कि भाई जब मेरे से किसी का एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो मुझे मेहनत करने की आवश्यकता क्या है। तो ये जो मतलब मुझे लगता है कई बार अनजाने और गलती से ही माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बड़ा भाई, बड़ी बहन कोई बच्चे के साथ जब इस तरह का करता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तो ये उसको एक तरह से लेबल कर रहा होता है। और मुझे लगता है कि ये गलत है, ये गलतियां हम लोग करते हैं, हमें इससे बचना चाहिए। बहुत सुंदर जवाब सर कि वी मस्ट नॉट लेबल अ चाइल्ड। हमें किसी भी चाइल्ड को, और सर तो यहाँ तक सरोकार रखते हैं इस बात से कि नहीं, चाइल्ड नहीं, किसी भी ह्यूमन बीइंग को, कर्मचारियों के साथ भी ये गलती हम लोग करते हैं अक्सर कि किसी कर्मचारी को हम लेबल कर देते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, और फिर वो कहता है कि ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा तो फिर शायद वो बिलीव भी नहीं हो पाएगा, फिर वो बिलीव हो जाता है। और वो हेनरी फोर्ड ने कहा था कि इफ यू बिलीव यू कैन डू इट और इफ यू बिलीव यू कैन नॉट डू इट, बोथ द टाइम्स यू आर राइट। वंडरफुल वंडरफुल सर। सर अगला सवाल हमारा है कि the obsession of Indian parents with high percentage and high marks is not new. Okay, it's coming from ancient times. जो हमारे पेरेंट्स है उनका एक ऑब्सेशन है कि मेरे बच्चे को 95% आए, मेरे बच्चे को 97% आए। मैंने एक इंडिया के बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका मैंने ऐड देखा कि एक बच्चा जो 95% लाया था उसको पहले लड्डू दिया गया, लेकिन उसके बगल में खड़ा एक बच्चा 96 लाया, उसके लड्डू को उसके मुंह से छीन लिया गया, फिर उसको दिया गया। फिर बगल में एक लड़की खड़ी थी
उसको 98 आया तो उस बच्चे से लड्डू छीन लिया गया, उसके मुंह से निकाल लिया गया और 97% वाले बच्चे को दे दिया गया। इस ऐड को मैंने देखा है, मैंने इसकी कड़ी निंदा भी की थी, मैं नाम नहीं लूंगा। तो सर ये तो सर बच्चे के बिलीफ को किल करना है कि जो 95 लेके आया उसका लड्डू तो तीनों को देना चाहिए ना, तो एक लड्डू छीन करके उसको दिया जा रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूं पेरेंट्स से, खासकर सर मैं जानना चाहता हूं, खासकर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि सर आप एक पेरेंट भी हैं। राइट नाउ आई एम नॉट अ पेरेंट, तो आप तो पेरेंट हैं सर, आपके पास 5 साल 7 साल का पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस है, प्लस आप हजारों लाखों बच्चों को जब से आपने टीचिंग करियर की शुरुआत की है आपने बनाया है। तो सर परसेंटेज का क्या खेल है? क्या आपका बच्चा नमन जब 85-90% लाता है तो क्या आप बोलते हैं उसको कि 95 क्यों नहीं लाए, 98 क्यों नहीं लाए? प्लीज सर गाइड करें। देखिए, मेरा बेटा कितना नंबर लाता है इसकी बहुत ठोस जानकारी मेरे पास नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि मैं उसका आकलन उसके व्यवहार से करूंगा, उसकी जिजीविषा, उसकी जागरूकता, उसके अंदर जो ललक है किसी चीज को जानने की, समझने की, उसके प्रश्न पूछने की जो जिज्ञासा है, उससे मैं उसका आकलन करूंगा, ना कि उसके एग्जाम के नंबर से। उसकी ब्रांडिंग जो आपने कहा ना, लेबलिंग, तो ये जो आप जब बच्चे का फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जब आप करते हैं तो वो भी तो लेबलिंग ही कर रहे हैं, वहां पर भी लेबलिंग हो रही है। और आप चाहते हैं कि बच्चा संस्कृत में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में, इंग्लिश में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, हर सब्जेक्ट में बच्चा 90% लाए, उसके ऊपर लाए। भाई आप उसकी रुचि किस सारे सब्जेक्ट में समान रूप से कैसे हो सकती है? और अगर वो सिर्फ नंबर की पढ़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो है उसकी रुचि जो है वो पीछे हो जा रही है और मार्क्स जो है वो प्राइमरी हो जा रहे हैं। तो ये हमारे शिक्षा व्यवस्था का भी दोष है, उसकी विडंबना है कि हम मार्क्स के आधार पर आकलन करते हैं, मार्क्स को बेस माना जाता है नामांकन के लिए भी कई बार। अब धीरे धीरे प्रतियोगिता परीक्षाएं आ जा रही हैं और जो 12th के मार्क्स हैं और 10th के मार्क्स हैं उनका महत्व धीरे धीरे घट रहा है और ये उचित भी है। लेकिन फिर जब प्रतियोगिता परीक्षा आती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से IIT, JEE और NIT के एग्जाम में जो कट ऑफ और नंबर्स का गेम शुरू हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और मेरा ये बहुत ही फर्म बिलीफ है कि जो छात्र कई बार स्कूल की परीक्षाओं में अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं, कॉलेज की परीक्षाओं में अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं, उनके अंदर भी नैसर्गिक प्रतिभा होती है और वो भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर जाते हैं, कमाल कर जाते हैं। आप सफल व्यक्तियों के इतिहास को खंगालिए, मैंने महात्मा गांधी का जिक्र किया था, उनको मैं इस देश के सबसे महानतम व्यक्तियों में से एक मानता हूं। और वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, दुनिया के साहित्य को, दुनिया के इतिहास को और लॉ को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, वो एक सफल बैरिस्टर बने। लेकिन एक समय ऐसा था जब 12th में उनके नंबर 39.6% आए थे। तो 39.6% लाने वाले महात्मा गांधी के अंदर में इस पूरे देश को जागरूक करने की क्षमता थी, उठ के खड़ा कर देने की क्षमता थी। और आज ऐसे अनेक छात्र होंगे जिनके नंबर कम आते होंगे या ज्यादा आते होंगे, लेकिन वो अपने जीवन में अगर ये सोच लें कि उनका नंबर कम आया है तो वो बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो ये एक गलत परिपाटी होगी। इसलिए छात्रों को, अपने घर के बच्चों को आप नंबर के साथ उनका आकलन ना करें। बंदर पेड़ पे अच्छा चढ़ सकता है, मछली पानी में तैर सकती है, हाथी जो है वो बड़े से बड़े पेड़ को गिरा सकता है, लेकिन हर जानवर जो है वो हर कार्य कर सकता हो। चिड़िया जो है वो पानी में तैरेगी और जो मछली जो है वो पेड़ पे चढ़ेगी, ये संभव नहीं है। आपको जिसके अंदर जो गुण है उसके उस गुण को पहचानिए। हर बालक जो है कुछ ना कुछ प्रतिभा लेकर के आया है। ईश्वर जो है हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा देता है, उसके उस प्रतिभा को पहचानिए और उस दिशा में उसको आगे बढ़ाइए, प्रेरित करिए। आप देखिए वो उस दिशा में बहुत रुचि के साथ कार्य करेगा और उसका रुझान आ जाएगा और वो उसमें सफल हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर एक छात्र को आप उसके संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी के नंबर से उसको आकलन करें। जिसका जिस चीज में मन लगता है, जिसकी जिसमें रुचि है, उसको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो मैं नंबर की रेस में बच्चों को डालने के सख्त खिलाफ हूं। और मैं सिमिज में भी, अपने कॉलेज में भी जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चे हमारे यहाँ टॉप करते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं, हर साल महामहिम राज्यपाल के हाथों हमारे छात्रों को गोल्ड मेडल पाने का अवसर मिलता है। विश्वविद्यालय परीक्षा में डिस्टिंक्शन के साथ बच्चे पास करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होना चाहिए। जीवन की जो परीक्षा है
तुमको इसकी तैयारी करनी है, और जो परीक्षा जीवन लेता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा बड़ी परीक्षा है। विश्वविद्यालय की परीक्षा बहुत छोटी परीक्षा है। बहुत सुंदर बात। परफॉर्मेंस इन लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफॉर्मेंस इन एग्जाम। बहुत सुंदर सर। एक और इशू आता है माता पिता और बच्चों के बीच में। पेरेंट्स हैव इन्फ्लेटेड पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, पुफ्ड अप एक्सपेक्टेशंस, काफी हाई एक्सपेक्टेशंस होता है बच्चों से। मतलब जो बच्चा 60-70% का ही है और वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है एकेडमिक्स में। सोचते हैं कि उसको 90% तक लेके जाया जाए। हालांकि बच्चे पे प्रेशर नहीं बनाते, लेकिन उनका प्रेशर भी बनाते हैं, कई बार प्रेशर भी बनाते हैं। तो सर ऐसे सिचुएशन में मतलब पेरेंट्स को क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं आप? देखिए, यहां पर मैं इस चीज को देखता हूं कि कई बार माता पिता अपने जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं, या उनको लगता है कि अगर वो अपने छात्र जीवन में यह हासिल कर लिए होते तो अच्छा होता, बिल्कुल वो चाहते हैं कि अगर उनका नहीं हो पाया आईआईटी में तो उनके बच्चे का हो जाए, अगर मैं ये नहीं बना तो मेरा बेटा बन जाए। तो वो सपना जो अपना था, वो जो पूरा नहीं हो पाया, वो चाहते हैं कि वो मेरे बच्चे के साथ पूरा हो जाए, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो मेरा अंश है। अगर वो मेरे सपने को पूरा कर दिया तो मेरा जीवन जो है एक तरह से सफल हो जाएगा, या मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो ये एक ख्वाहिश होती है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि आपका सपना जो है, क्या वो आपके बच्चे का भी सपना है? अगर दोनों का सपना वही है, तब तो फिर बिल्कुल सही दिशा में प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपका सपना कुछ और बेटे का सपना, बेटी का सपना कुछ और है, तो फिर इसका मतलब है कि वो दूसरी दिशा में जा रहा है, आप उसको दूसरी दिशा में खींच के ले जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर रसाकसी हो जाएगी। इस रसाकसी को अवॉइड करने की जरूरत है, और बेहतर यह होगा कि जो बच्चे का सपना है उसको अपना ले, और नहीं तो कोशिश करें, एक प्रयास तो करें कि भाई आपके सपने को बच्चा अपना ले। अगर जोर जबरदस्ती करिएगा तो फिर ना तो उसका बच्चे का सपना पूरा होगा और ना आपका सपना पूरा होगा। तो ये जो आपने कहा कि बच्चे का नंबर कभी कभी कम आता है, और माता पिता, जैसे मेरे पास कई बार ऐसे अभिभावक आते हैं जो जिनके बच्चों का मैं देखता हूं कि मैथ्स में मान लीजिए 50 या 55 नंबर आया है, और वो आईआईटी की कोचिंग करवा रहे हैं और चाहते हैं कि किसी और बड़े कोचिंग में उसका एडमिशन करवा दें। मुझे लगता है कि इस तरह का अनड्यू प्रेशर देने से लाभ नहीं मिलेगा। हर बच्चा जरूरी नहीं है कि हर विषय में उसको निपुण हो, मन लगता हो। जिसका विषय में मन लगता है उसको ही उस विषय में आगे प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर अभिभावकों को समझना होगा, हर दिशा में जिसको मैथ्स मजबूत है उसके लिए करियर है, और जिसका मैथ्स मजबूत नहीं है उसके लिए भी करियर है, जो क्रिएटिव साइड से मजबूत है उसके लिए भी करियर है। आज आप बहुत मैथ वालों को भी जानते होंगे, तो आप बहुत कविता वालों को भी जानते होंगे, आप दिनकर को भी जानते होंगे, आप मैथिली शरण गुप्त को भी जानते हैं, आप सुमित्रा नंदन पंत को भी जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को भी जानते हैं। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आप जो साहित्य है उससे अलग हो। तो करियर तो हर जगह है, और सिर्फ करियर ही नहीं, मतलब अगर आप अपने जीवन में कुछ सिद्ध कर सकते हैं, कुछ साबित कर सकते हैं कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या आपने स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया, खेल जगत में, तो मुझे लगता है कि एक संपूर्ण जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि बच्चों को उनकी रुचि में हमें प्रेरित करना चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक नहीं रखना चाहिए। नहीं, एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। मेरा यहां पर यह मानना है कि अपेक्षा होनी चाहिए। जब आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो छात्र जो है फिर वो लेड बैक एटीट्यूड दिखाएगा। आपका बच्चा जो है वो लेड बैक हो जाएगा कि मेरे से तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो मैं क्यों परफॉर्म करूं। एक्सपेक्टेशंस तो रखिए, रियलिस्टिक। देखिए, अब रियलिस्टिक आप देखिए, अगर आज आप किसी मुकाम तक पहुंचे हैं तो आप उससे ऊंचे मुकाम की आप कामना करेंगे, लेकिन आप उससे 4 गुना 5 गुना ऊंचा का कामना पूर्ण नहीं करेंगे। आप स्लोली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चा जहां तक पहुंचा है उससे थोड़ा आगे का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो थोड़ा आगे आता है, फिर एक्सपेक्टेशन थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे आपको उसको आगे लेकर के जाना होगा। माता पिता को भी ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे का आज किसी विषय में नंबर कम आ रहा है या रुचि कम है तो आप तुरंत से उससे बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रखिए। धीरे धीरे रखिए ना, धीरे धीरे वो आपके अपेक्षाओं को पूरा करेगा, और अपेक्षा रखना चाहिए। मेरा ये मानना, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स जो हमारे यहाँ आते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, उनको कहता हूं कि अपने बेटे से, अपनी बेटी से अपेक्षा करिए, उससे एक्सपेक्टेशन करिए, उसको बता दीजिए कि बेटा हमको तुमसे उम्मीद है कि तुम बड़ा अफसर बनोगे, तुम फलाने फलाने जगह पे जाओगे, अच्छा करोगे, तुम पे भरोसा है कि तुम मेरे घर के ऊपर छत और ऊपर बनाओगे। अच्छी चीज है। हाँ, उसको बता दीजिए कि तुमको ये सब करना है, तो उसको जिम्मेवारी का बोध भी
होना चाहिए, बच्चे के अंदर थोड़ा जिम्मेवारी का बोध भी होना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर जवाब सर। सर एक छोटा सा सवाल और है, एक बच्चे को माता पिता अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। जब मैं खलील जिब्रान को पढ़ रहा था, आपने नाम सुना होगा, काफी नामी स्कॉलर हैं, तो खलील जिब्रान ने कहा है कि आपके बच्चे आपके माध्यम से जरूर आए हैं, लेकिन वो आपके नहीं है। आप उन्हें अपने विचार ना दें, उन्हें उनके विचार से बड़े होने दें। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पर बच्चा अपने फैमिली प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाता है एंड चाइल्ड गोज फॉर सुसाइड। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी समझना, लीगल प्रॉपर्टी समझना, जैसे मैंने अगर कहीं पर कोई लैंड खरीदा है तो लैंड मेरी प्रॉपर्टी है, तो क्या बच्चे को भी प्रॉपर्टी समझना उचित है? देखिए, प्रॉपर्टी वर्ड तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड मैं बिल्कुल कहूंगा। बहुत सुंदर। एक पेरेंट के लिए उनका बच्चा जो है उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सुंदर। और आपको उसको एक जिम्मेवारी के रूप में अपनी सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना होगा। और जैसा आपने कहा कि बच्चा जो है वो आपको मतलब अपना ओनर नहीं समझता है, ठीक है। जैसे आपने खलील जिब्रान की बात कही, वैसे ही मैं कृष्णमूर्ति को याद करूंगा। जय कृष्णमूर्ति, जिदु कृष्णमूर्ति कहते हैं कंडीशनिंग ऑफ माइंड, कि हम अपने बच्चे के ब्रेन को इतना कंडीशन कर देते हैं, उसके विचारों में सारे अपने विचार इस तरह से घोल मेल देते हैं कि हम उसको अपनी फोटोकॉपी बनाते हैं। जबकि बच्चे को आपको एक ओपन माइंड की तरह सभी विचारों को आने देना चाहिए। चाहे जैसे हम कहते हैं कि भगवान, जैसे हमारे बच्चे जो हैं जैसे भगवान को देखते हैं, हम कहते हैं जय जय करो, ये करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी ऐसा करता हूं। लेकिन जो और दूसरे धर्म हैं वो क्या कहते हैं, वहां पर कौन सी अच्छी बातें हैं, और जितने जो मेरा सोच है, जो मेरी विचारधारा है, उसकी विपरीत विचारधारा क्या कहती है। अगर हम बिल्कुल ओपन माइंड के साथ सभी बातों को सुनने के लिए, जैसा कि वेदों में कहा गया है कि सभी दिशाओं से ज्ञान का प्रवाह होना चाहिए, तो अगर हम बच्चों को इस तरीके से एक कंडीशनिंग ना करें और उसको बिल्कुल ओपन माइंड के साथ उसको डेवलप होने दें, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा उचित होगा और इस दिशा में काम होना चाहिए। हम बच्चों को कंडीशन करके कि तुम्हारा दिमाग जो है वो बिल्कुल तुम्हारे पिता का प्रतिरूप होगा, तुम्हारे दादा के प्रतिरूप होगा, ऐसा बनाने से हमें बचना चाहिए। बहुत शानदार जवाब सर। और आखिरी सवाल मैं सर आपसे करना चाहता हूं कि डूज एंड डोंट्स ऑफ पेरेंटिंग पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में कुछ 3 या 5 बताएं, 3 बताएं, 3 ऐसी चीज जो पेरेंट्स बिल्कुल ना करें। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं इस क्वेश्चन को, 3 ऐसे काम जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ना करें। देखिए, पहला चीज जो मुझे लगता है कि माँ बाप अक्सर करते हैं और हर माँ बाप इस गलती को करता है और ये नहीं करनी चाहिए, वो होता है तुलना करना, कंपेयर करना। अपने बच्चे की तुलना दूसरे के बच्चों के साथ करना, दूसरों के साथ करना। बच्चे के क्लास में देखो इसको इतना नंबर आ गया, देखो ये बच्चा ऐसे कर रहा है, देखो ये कितना अच्छा है, तुम कैसे हो। तो ये जब तुलना करते हैं, या घर में ही जब तुलना करते हैं कि देखो तुम्हारा भाई ऐसे कर रहा है, तुम कैसे कर रहे हो, तो ये बच्चे जो है इस चीज को बहुत दिल पे लेते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। कंपैरिजन जो है इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में अनमोल है और ईश्वर ने उसको जो विशेष गुण दिए हैं, आप उसके उस विशेष गुण को पहचानिए। तो यहां पर कंपैरिजन जो है उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। दूसरी बात है कि बच्चों की गलतियों को इग्नोर करना। कई बार माँ बाप जो है वो बच्चों की गलतियों को इग्नोर करते हैं कि बच्चा है, नासमझ है, खुद ब खुद सीख जाएगा, उससे उस विषय में बात भी करने को अवॉइड करते हैं। और जब वो बचपन में गलतियां उसकी इग्नोर करते हैं और फिर बाद में जब वो बड़ा हो जाता है और माँ बाप की बात सुनता नहीं है, तो वो बोलते हैं कि अब हम उसको कैसे बोलें, वो तो मेरी बात भी नहीं मान रहा है। तो आपको बच्चों की गलतियों को इग्नोर भी नहीं करना होगा। अगर आप कुछ गलत होता देख रहे हैं, चाहे वो बच्चा नासमझी में कर रहा हो, चाहे वो बच्चा जानबूझ के गलती कर रहा हो, चाहे किसी दूसरे के प्रभाव में गलती कर रहा हो, चेक करना। आप उसके साथ बैठो, उसको बताओ कि बेटा ये गलत है और तुम्हें ऐसा नहीं करना होगा। मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं कि तुम भविष्य में ऐसा कभी नहीं करोगे, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमसे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। उससे इस बारे में बात करनी होगी। बच्चा है, गलती कर दिया ऐसा सोच के जो इग्नोर करते हैं, उससे वो गलती जो होती है वो स्वीकार्य हो जाती है। और फिर उसके बाद आप 4 बार अगर इग्नोर कर दिए और 5वीं बार अगर मना भी किए तो बोला कि भाई अब कैसे मना कर रहे हैं, आपने तो पहले इग्नोर किया। तो गलतियों को इग्नोर ना करें। और तीसरी बात जो आपने कहा कि 3 बातें बताइए, तीसरी बात, बच्चे की हर एक फरमाइश को, हर एक ख्वाहिश को पूरा करना माँ बाप को लगता है उनका कर्तव्य है। मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। आप बच्चे की उस फरमाइश को, उस ख्वाहिश को पूरा करिए जो उसके हित में है और जो आपके सामर्थ्य में भी है, और आपको लगता है कि बच्चा अपनी मेहनत और अपनी
जो कहते हैं ना कि उसने उस ख्वाहिश को पाने के लिए अर्जित किया है, अर्न किया है, अगर उसको उस बच्चे ने आपको वो अर्न किया है, तब उसकी उस जायज ख्वाहिश को पूरा करिए। इस देश में आज ऐसे घर हैं जहां पर मतलब आप बच्चों के पास खिलौने की इतनी भरमार हो गई है कि वो रख नहीं सकते हैं, और वहीं ऐसे भी घर होंगे जहां पर बच्चा एक टूटे हुए खिलौने से भी खेलने को मोहताज है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारे बच्चे को तो जो मुंह से निकलेगा हमें तुरंत लाके देना होगा, तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। बच्चे जो हैं वो उनको जो चीज पाना है उसके लिए परिश्रम करना पड़े। अगर उसे एक चॉकलेट खानी है तो उस एक चॉकलेट खाने के लिए भी उसे कुछ करके दिखाना पड़े, कुछ करके दिखाना पड़े। आप उसको कुछ टास्क दो और वो टास्क को वो पूरा करे, और जब सही से टास्क पूरा कर रहा है तब आप उसको वो छोटा सा रिवॉर्ड दे रहे हैं, और वो एक जायज ख्वाहिश होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई जो उसने डिमांड किया कि आज ये लेके आना, आज वो आ गया, कल डिमांड किया कल वो आ गया। तो इस तरीके से वो बच्चा जो है वो कमजोर हो जाएगा, और जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, चाहे वो ख्वाहिश आपके माध्यम से पूरी ना हो या प्रकृति के माध्यम से पूरी ना हो, या उसके जो परिश्रम की कमी के कारण उसको वो ख्वाहिश ना मिल पाए, वो टूट जाएगा। उसे आदत ही नहीं होगी कि उसकी चाहत जो है वो पूरी कैसे नहीं हो सकती है। उसे पता होना चाहिए कि सिर्फ चाह जाने मात्र से आपको जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल जाएगा, उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। ये गलती आजकल हो रही है कि बच्चे बोलते नहीं है कि माँ बाप ला देते हैं, दादा दादी ला देते हैं, और बच्चा अगर कई बार घर में रो देता है तो लोगों को लगता है कि ये कैसे रो दिया, कैसे इसको तुरंत चुप कराया जाए। आप उसे खुल के रोने दीजिए, वो रोएगा तो उसका जो है वो उसके वोकल कॉर्ड भी मजबूत होंगे और वो दिल से भी मजबूत होगा। और कई बार अगर बच्चा गलत करके रो रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, तब उसे बहलाने फुसलाने मनाने मत